तो इंडिया का डीएनए ई कॉन्क्लेव के सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपको मुखातिब करवाएंगे एक और केंद्रीय मंत्री से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। और इस वक्त जो मेरे साथ केंद्रीय मंत्री जुड़े हैं उनके परिचय के लिए अगर मैं ऐसे कहूं कि 27 साल की उम्र में महज विधायक चुने गए, 35 साल की उम्र में युवा मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया और अब इनके जिम्मे आदिवासियों के कल्याण की जिम्मेदारी दे दी गई है। तो मेरे साथ आप देख भी रहे हैं इस वक्त झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे सी कॉन्क्लेव में। सर, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि झारखंड में बैठकर आपने झारखंड के आदिवासियों की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाया। अब आप दिल्ली में बैठे हैं और पिछले 6 सालों में मोदी सरकार ने आदिवासियों के विकास के लिए क्या किया, वो आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, पिछले 6 वर्षों में मोदी सरकार ने ऐतिहासिक काम किया आदिवासी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए और लगातार वो काम जारी है। कैसे आदिवासी क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधा मिल सके, कैसे उसे आत्मस्वावलंबन बनाया जा सके, कैसे उसे ताकतवर बनाया जा सके, कैसे उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सके और कैसे उस क्षेत्र में शिक्षा का संपूर्ण विकास हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं पहुँचे, वो सारी क्षेत्रों पर कार्य प्रारंभ हुआ है और काम आगे बढ़ा है। मैं आपको बता दूं कि यदि हम इस 1 वर्ष में एनडीए सरकार की यानी मोदी गवर्नमेंट की जो दूसरी सरकार है उसके 1 वर्ष के कालखंड को यदि हम देखें तो बहुत ही ज़्यादा उत्साहवर्धक है और बड़े पैमाने पर आदिवासी क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ हुआ। ब्लॉक लेवल में जो आदिवासी क्षेत्र के रूप में जितने चिन्हित किए गए हैं पूरे देश में, जिसे हम शेड्यूल्ड एरिया के रूप में, जहां 20,000 से अधिक आबादी है, हर जगह रेसिडेंशियल स्कूल, मॉडल एकलव्य विद्यालय खोले जा रहे हैं और उसकी स्वीकृति दे जा चुकी है, काम प्रारंभ हो रहे हैं जी। इस तरीके से यदि आप देखें बंधन योजना के माध्यम से कई रोजगार परक योजनाओं का सूत्रण हुआ है और वो कार्य आगे बढ़ रहा है। सर, मैं एक रिपोर्ट के जरिए आपसे कुछ और सवाल करना चाहती हूँ। वर्ष 2015-16 की द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया कि देश में जो आदिवासी हैं उनका जो लोएस्ट वेल्थ ब्रैकेट है, जिसे निम्न आय वर्ग कहा जाता है, वो 45.9% है किसी और दूसरी जाति के मुकाबले। सर, इस ग्राफ को कैसे आप इस चुनौती को पार करेंगे? नहीं, इस चुनौती को पार करने का एक संकल्प है, प्रतिबद्धता है। और जैसे आपने कहा कि यह जो उनका बैकवर्डनेस का, उनके पिछड़ापन का, उनके कमियों का, निश्चित रूप से पिछले 70 वर्षों में जिन बातों को लेकर के संवैधानिक व्यवस्था की गई थी कि उन क्षेत्रों में विशेष फोकस होना चाहिए, उन क्षेत्रों में 70 वर्षों में जितना अधिक फोकस देने की ज़रूरत थी वो नहीं हुई और इसलिए लगातार वो क्षेत्र पिछड़ता गया। वहाँ के संसाधनों का दोहन हुआ, उपयोग हुआ, पर वहाँ के संसाधनों के साथ वहाँ के लोगों को जोड़ा नहीं जा सका। सर, आप खूंटी से सांसद हैं। ये एक ऐसा गढ़ है जहां पाथलगढ़ी मूवमेंट का बहुत असर देखा गया। देश जानता है कि उसमें किस तरह से 100 जिले हैं जो यहां पर प्रभावित रहे और इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि उस क्षेत्र से आपका चुनकर आना। सर, इसी में एक और चीज मेंशन थी कि 50% ऐसी महिलाएं हैं आदिवासियों में जो एनीमिक हैं और इन 50% में से सबसे ज्यादा 75% झारखंड में है। सर, ये हेल्थ इश्यूज, ये जो ग्राफ है, ये भी अपने आप में चुनौती आज भी बना हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि हेल्थ सेक्टर में खास करके एनीमिया का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो उन प्रभावों को कम करने के लिए राज्यों के साथ तालमेल करके भारत सरकार का जो महिला एवं बाल विकास कल्याण कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। और चूँकि स्मृति ईरानी उस विभाग की मंत्री है, लगातार हमारा संवाद होता है
और बहुत अच्छी योजनाएं प्रारंभ की जा रही है और विशेष फोकस किया जा रहा है। जहां गैप है हम नीति आयोग के साथ लगातार बातचीत करते रहते हैं और उस गैप का एनालिसिस करके कैसे और बेहतर किया जाए उस पर कोशिश कर रहे हैं। जहां तक आपने पत्थलगड़ी की बात की है, पत्थलगड़ी एक समस्या कुछ लोगों के द्वारा इस तरीके से उभारी गई है जिसका राजनीतिक और निजी स्वार्थ जुड़ा हुआ है। वह क्षेत्र जहां पर एक सहज सरल व्यक्ति, परिवार और समुदाय आदिकाल से शांतिपूर्ण ढंग से रहे हैं, उस क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश कुछ निहित स्वार्थी तत्वों के द्वारा किया गया है। और मैंने लगातार ये कोशिश की है कि लोगों के इस तरह के बातों में नहीं आकर लोग स्वयं अपने आप को आत्मनिर्भरशील बनाए, मजबूत बनाए, अपनी परंपराओं को, अपनी व्यवस्था को मजबूत करें। और भारत सरकार ने जो विशेष तौर से प्रावधान है, संवैधानिक व्यवस्था है, उस संवैधानिक व्यवस्था का लाभ उठाए, बजाय इसके कि वैसे लोगों के साथ बहकावे में आकर के न उलझे। ठीक सर, प्राकृतिक संसाधनों के हिसाब से अगर मैं सिर्फ झारखंड की बात करूं तो वो पूरी तरह से संपन्न है। कोयला खास तौर पर, वो कोयला झारखंड से दूसरे राज्यों में जाकर सोने की तरह चमकता है, लेकिन झारखंड में दिया तले अंधेरा क्यों? यह एक बड़ा सवाल है और निश्चित रूप से यह एक दिन का सवाल नहीं है। देश में सबसे पहला खदान झरिया खदान 1900 में अंग्रेज़ों के ज़माने में खुला और उस समय से लगातार कोयला का उत्पादन हो रहा है। लेकिन वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ के लोगों को कैसे इस क्षेत्र में जोड़ा जाए, इसकी कोशिश नहीं हुई। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि बहुत सारे पावर प्लांट वहाँ पर उपलब्ध होने के बावजूद भी वहाँ के गांव अंधेरा रहे। अलग राज्य बनने के बाद बहुत तेज़ी के साथ कार्य प्रारंभ हुआ और तब यानी आप 32,000 गाँव में से आप समझ सकते हैं कि 5,000 गाँव में बिजली के खंभे गड़े थे, वहाँ भी सही ढंग से उपलब्ध नहीं हो पाए थे। लेकिन राज्य बनने के बाद खास करके हमारे कालखंड में लगातार विद्युतीकरण का पूरा कार्य प्रारंभ हुआ। उसके बाद जो बचे कुछ गांव हैं, ये नरेंद्र भाई मोदी की सरकार में जैसे लगभग जो गांव बचे हुए थे उन गांव में जहां सोलार से पहुंच सकता है वहां पहुंचाने की कोशिश हुई और जहां सीधे बिजली पहुंचाई जा सकती है वैसे जगहों में कोशिश हुई। और अभी कुल मिलाकर के अधिकांश 95% गाँव में बिजली पहुंच चुकी है। तो कोयला से उत्पादित होने वाले बिजली के सुविधा वहाँ के लोगों को नहीं मिल पाया था। वहीं दूसरी ओर वहाँ के लोगों को इस रोजगार से नहीं जोड़ा जा सका है। रिसोर्स है पर रिसोर्स का लाभ वहाँ के लोगों को उस ढंग से नहीं मिल पाया जिस ढंग से मिलना चाहिए। और ये कहा गया कि वो रिसोर्स स्टेट है, ठीक है, रिसोर्स है, नेशनल रिसोर्स है, लेकिन वहाँ रहने वाले लोग उससे वंचित नहीं हो, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार को भी उस समय हमने भी और अभी भी राज्य सरकार को इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। सर, डैम्स का कंस्ट्रक्शन, माइंस या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर जब मजदूर आते हैं किसी राज्य से दूसरे राज्य में, तो ये कहा जाता है एक सर्वे के मुताबिक कि उन 10 लोगों में से 4 आदिवासी होते हैं जो रोजगार के लिए एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं। सर, क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार में उन 4 लोगों का विकास हो रहा है या जो विकास वो करने के लिए आते हैं उस विकास का लाभ उन लोगों तक पहुंच पाया है? देखिए, माइग्रेशन एक बड़ी समस्या भी है। यदि माइग्रेशन सिर्फ मनुष्य का होता है और उनके शारीरिक लाभ या शारीरिक दोहन के माध्यम से वो कमाता है तो यह कष्टदायक है। मानसिक दृष्टि से भी वो मजबूत हो और उसके स्किल्ड हो और वो यदि माइग्रेट करता है तो वो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पिछले कई वर्षों में यानी आज़ादी के बाद लगातार इस बात को देखा गया है कि माइग्रेशन शारीरिक दोहन ज़्यादा होता है और उसको
उसका मेहनताना भी नहीं मिल पाता है। तो अब माननीय प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से घोषणा किया है कि हम प्रवासी मजदूर आयोग बना करके इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कहाँ से कितना मजदूर किस तरह के पलायन कर रहे हैं और उसके बारे में वहाँ अपने राज्य में क्या व्यवस्था हो सकती है, अपने राज्य में उत्पादन का केंद्र कैसे बन सकता है, वहाँ का इंडस्ट्री को कैसे डेवलप किया जा सकता है और अपने स्टेट में लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिले, इस तरह के योजनाओं को बढ़ाने के लिए राज्यों को कितना अधिक प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो इन सारी चीज़ों पर अभी भारत सरकार का विशेष ध्यान है और ये पहली बार हो रहा है। लेकिन सर, अभी तो अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है जिस तरह से कहा जा रहा है कोरोना काल में, तो एक रोजगार बड़ा मुद्दा है। अब ऐसे में जो मजदूर वापस पहुंचे हैं झारखंड और वो आदिवासी जो अभी तक ये आस लगाए बैठे हैं कि उन्हें उन योजनाओं का लाभ मिलेगा, तो ये डबल चुनौती नहीं होगी आप लोगों के लिए? देखिए, हम ये पूरा डेटा अभी कंपाइल करवा रहे हैं कि पूरे देश में आदिवासियों का माइग्रेशन विभिन्न राज्यों से कितना हुआ है और किस प्रकार का हुआ है, और हमारा मंत्रालय भी खास तौर से इस पर मॉनिटरिंग कर रहा है और हमारे मंत्रालय के माध्यम से मॉनिटरिंग करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से हम नीति निर्धारण करने के बारे में आगे करेंगे। ये जो सिचुएशन इस समय हमारे सामने है कोरोना महामारी का, ये महामारी निश्चित रूप से अर्थव्यवस्था को काफ़ी गंभीर चोट पहुंचाया है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मैं मानता हूं कि देश के वैसे सारे लोग एक साथ चलने के लिए संकल्पबद्ध है और इस विषम परिस्थिति से लड़ाई लड़ते हुए कोरोना वायरस के खिलाफ भी और देश के अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने के लिए सतत रूप से हम सफल होंगे और कामयाबी के शिखर पर फिर पहुंचेंगे। हमें अपने प्रतिबद्धता को, अपने संकल्प को लगातार मजबूती के साथ कार्य रूप में बदलने की आवश्यकता है। परिस्थितियाँ कभी कभी इस तरह के प्रतिकूल अनायास आ जाता है, लेकिन इससे डरने और भागने का नहीं, बल्कि भारत को एक साथ मिल करके चलना और ऐसे समस्याओं को जीतने के लिए हमेशा प्रयत्न करना जरूरी है। और इस समय हम सबका सौभाग्य है कि देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको इस देश के जनता के जीवन की सबसे ज़्यादा चिंता है और इसलिए अर्थव्यवस्था को बहुत हद तक निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, नुकसान होने के तरफ, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक गरीब के जीवन को ज़्यादा महत्व दिया है कि देश के जनता का जीवन, सबका जीवन एक जीवन है, उस जीवन को हमें बचाना है और उस संकल्प को यदि प्रधानमंत्री ने लिया है, उस भावना को यदि अभिव्यक्त किया है अपने नेतृत्व के माध्यम से, तो हम सभी देशवासियों को उस जीवन मूल्य के साथ आगे बढ़ने का संकल्प लेना चाहिए। सर, इस देश में किसानों पर खूब राजनीति हो रही है, इस देश में मजदूरों पर खूब राजनीति होती रही है, हो रही है, लेकिन देश में तो ऐसे राज्य भी हैं, झारखंड सबसे पहले नंबर पर, छत्तीसगढ़ में लूं और भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आदिवासियों पर राजनीति हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि जब वोट की बारी आती है तो आदिवासियों की याद आती है, राजनीति की बारी आती है? झारखंड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ, वोट के लिए आदिवासियों का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद जब कुर्सी मिली तो सब भूल गए उन्हें। नहीं, देखिए, ये तो लोकतांत्रिक है और वोट होता ही है, वोट होगा ही, पर अब आदिवासी समाज को भी सक्रिय होना है, सजग होना है और इस बात का ध्यान रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी देशवासी आगे चल रहे हैं नरेंद्र भाई मोदी के सरकार में। तो अब आदिवासी को अपना मौलिक सुविधाओं के साथ कैसे आगे बढ़ना है, मोदी के ऊपर में लोगों का विश्वास है और उस विश्वास के साथ मैं मानता हूं कि अब राजनीतिक के शिकार नहीं होंगे, बल्कि राजनीतिक अधिकार के साथ लोग आगे बढ़ेंगे और जनजातीय समुदाय को भी अब इस देश में जो कहा गया है संवैधानिक अधिकारों के बारे में, उस अधिकार का सही लाभ कैसे मिले ये सुनिश्चित हो। वो जन समुदाय जिन्होंने हमेशा देश के लिए जिया है,
देश के लिए लड़ा है, देश के लिए अपना त्याग और बलिदान दिया है। वो समुदाय ऐसा नहीं है, उसके सहजता, सरलता और सादगी को इस रूप में नहीं देखना चाहिए कि वो सिर्फ पिछड़ा है या बैकवर्ड है या जंगलों के बीच गांव में रहता है, बल्कि वो सादगी, सरलता। आज हम बात कर रहे कि हम सबको अपनी परंपरा को ध्यान में रखना चाहिए, बैक टू नेचर आना चाहिए, प्रकृति के साथ रहना चाहिए। तो कम साधनों में खुश रहने की सबसे ज़्यादा यदि क्षमता है तो वो आदिवासियों के बीच में है। सर, एक छोटा सा और उसका यदि कोई गलत उपयोग किया है, कर रहा है और यदि करेगा तो निश्चित रूप से वो देश भी माफ नहीं करेगा और खुद को भी माफ नहीं कर पाएगा और वो खुद ही धोखा खाए। जी सर, बतौर केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री आखिरी सवाल मेरा, क्या चुनौती भविष्य में आपके लिए होगी? देखिए, इस समय तो कोरोना महामारी से निकलना ही बड़ी चुनौती है, लेकिन प्रकृति का संवाद को समझते हुए आदिवासी परंपराओं के साथ आदिवासी आगे कैसे बढ़े, यह हमारे लिए निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चुनौती 21वीं सदी के लिए है। जब हम देख रहे हैं पर एक आदिवासी क्षेत्रों में अपनी एक प्राकृतिक सौंदर्य है, एक परंपरा है, एक स्पंदन है, उसको समझते हुए शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के साथ कैसे लोगों को और अधिक बढ़ाया जाए। अभी हमारा एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम डिज़ाइन हुआ है, लॉन्च हुआ है, जिसमें हम सभी ऐसे यूथ को जोड़ना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि उससे बड़ी संख्या में एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप होगा, एक नए आइडियाज़ आएंगे, नए तरीके से लोगों को काम करने का मौका मिलेगा। देश भर के ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व को उसमें मेंटोर के रूप में हम चाहते हैं और लोग जुड़े उसमें, हमारे जो यूथ है उसकी ताकत को समझे और उसको एक्सप्लोर कैसे किया जाए, उसको प्लेटफॉर्म कैसे दिया जाए, इस क्षेत्र में सबका सहयोग मिले तो निश्चित रूप से यह जो चुनौती है, जैसे कोरोना महामारी हो या अर्थव्यवस्था का जो इस समय की स्थिति हो या आदिवासियों को जीवन की जो दशा हो, उसको नई दिशा दी जा सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए हमारे इस ई कॉन्क्लेव में। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.